तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, ठीक वहीं से जहां पिछला वाला खत्म हुआ था। चेन शू ने बैग में इधर-उधर किया और सच में हे मेली नाम का एक आईडी कार्ड निकाला। हालांकि उसने आईडी पर लगी फोटो को देखा, फिर वापस हे मेली को देखा। उसके होठों का कोना फड़क गया। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? ये सच में तुम्हारी माँ का आईडी कार्ड नहीं है? हे मेली गुस्से में थी, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकी। चेन शू ने बातचीत को वापस आईडी पर नाम की तरफ मोड़ दिया। अपना हाथ हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाम से क्या साबित होता है? तुम्हारा नाम हे मेली हो सकता है, मेरा नाम भी हे मेली हो सकता है। इससे बिल्कुल कुछ साबित नहीं होता। ये देखकर कि तर्क से काम नहीं बनेगा, हे मेली ने आंसुओं का सहारा लिया, एक दया भरा अभिनय करते हुए। एक महिला को मत सताओ, तुम जैसा आदमी एक महिला को कैसे सता सकता है? चेन शू ने फनकारा। तुम एक बच्चे से पैसे लूटने की कोशिश कर रही एक वयस्क हो, तब तुमने एक वयस्क होने का जिक्र क्यों नहीं किया? आसपास खड़े लोग पहले ही समझ चुके थे कि हे मेली छोटी लड़की को धोखा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दखल नहीं देना चाहते थे। अब जब चेन शू बोल चुका था, सभी उससे सहमत थे। बेनकाब होने पर हे मेली के पास चेन शू की मांगों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। चेन शू ने कोई अनुचित मांग नहीं की, उसने सिर्फ उसे रूरू से माफी मांगने के लिए कहा। हे मेली ने अनिच्छा से झुककर एक माफी बड़बड़ाई। चेन शू ने अपना कान छुआ, जानबूझकर जोर से बोलते हुए, बहुत धीरे, मैं सुन नहीं सकता। चेन शू ने नूनू को दूर जाते देखा और मन ही मन आह भरी। हालांकि उस महिला ने जानबूझकर नूनू पर पैसे लूटने की कोशिश का झूठा आरोप लगाया था। शुक्र है कि वो समय पर पहुंच गया था, वरना उसे डर था कि नूनू भविष्य में दूसरों की मदद करने से डर सकती है। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। चेन शू ने फिर से आह भरी और अपने अपार्टमेंट वापस आ गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने सावधानी से एक डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका दिया, क्योंकि आगे उसे दवा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। दवा बनाने की जगह खुल गई। घना बी स्टेमिंग पावर चेन शू के चारों तरफ था, सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गोल्ड स्लाइम उसके पास आज्ञापूर्वक इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद दोपहर में 2 दिन लगातार बनाने के बाद चेन शू आखिरकार खत्म हो चुका था। गोल्ड स्लाइम का शरीर और सुरक्षा दोनों 2-2 पॉइंट्स बढ़ गए थे। चेन शू इस प्रगति से बहुत संतुष्ट था। जल्द ही वो एक ब्लैक आयन लेवल के बी स्टेमर के खिलाफ एक मौका ले सकेगा। 2 दिन तक बैठे रहने से उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ था। चेन शू उठा और अंगड़ाई ली, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को ढीला करते हुए। वो खाना खाएगा और फिर थोड़ी नींद लेगा। कल वो शिए तुआनन को ढूंढने जा सकता है। हालांकि शिए तुआनन अविश्वसनीय लग रहा था, चेन शू अभी भी एक उम्मीद की किरण रखता था। उसे उम्मीद थी कि शिए तुआनन आज उसके लिए अच्छी खबर लाएगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, जिससे चेन शू मुड़ गया। उसने अपनी सुंदर क्लासमेट को देखा और उसकी आंखों में हैरानी झलक गई। श्याबिंग, तुम यहाँ क्यों हो? श्याबिंग मुस्कुराई और बोली, क्या इत्तेफाक है, मैं आज तुम्हें पैसे वापस करने की सोच रही थी। जब तुम यहाँ हो तो मैं अभी दे देती हूँ। चेन शू हंसा और बोला, कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन तुरंत बाद उसने अपना फोन निकाला और पूछा, सही है, बैंक ट्रांसफर या कैश? आखिरकार पैसे कौन मना करेगा? श्याबिंग स्पीचलेस थी, लेकिन वो चेन शू के व्यक्तित्व की आदी थी, इसलिए वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। उसने बस अपना फोन निकाला और बोली, बैंक ट्रांसफर। मैंने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, बैंक ब्याज दर की गणना करते हुए ये होगा। इससे पहले कि वो रकम बता पाती, चेन शू ने दृढ़ता से बीच में टोका, तुम्हें ब्याज की गणना करने की जरूरत नहीं है। श्याबिंग चौंक गई, तुम्हें ब्याज नहीं चाहिए, तुम ठीक हो? चेन शू ने एक शरारती मुस्कान दी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। श्याबिंग की अंतः प्रेरणा ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। ये चेन शू निश्चित रूप से कुछ चाहता था कि वो करे। चेन शू ने जल्दी से उस समस्या को अपनी योजना में शामिल कर लिया जिसका वो सामना कर रहा था। मेरे अनुमान के आधार पर ओल्ड वैंग शायद मुख्य साजिशकर्ता न हो, कोई और है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है।
मुझे चिंता है कि और भी हाई लेवल बीस्ट टेमर्स हो सकते हैं और मैं अकेले उन सब से नहीं निपट सकता। इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता हूं। जिया बिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे मेरी खुशी समझो कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। दोनों ने कुछ देर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा की और जल्द ही सीतुआनन के पोक स्टॉल पर पहुंच गए। जैसे ही सीतुआनन ने चेनशू को आते देखा, उसने अपने एप्रन की जेब में हाथ डाला और एक जोड़ा सनग्लासेस निकाला। उन्हें पहनकर वो मुस्कुराया, खतरनाक दिखने की कोशिश करते हुए। तुम आ गए, पैसे लाए हो? चेनशू ने उसके साथ पूरा सहयोग किया, धीरे से बोलते हुए। बिल्कुल लाया हूं, तुम्हारा माल कहाँ है? सीतुआनन ने 2 फोटोज निकाली। चेनशू हंसा। मैं पहले माल की जांच करना चाहता हूं। जिया बिंग, जो उसके पास खड़ी थी, ने सीतुआनन के हाथ से फोटोज ले ली और अपने पास खड़े चेनशू पर एक नजर डाली। क्या तुम सच में दिन दहाड़े एक हांगकांग मूवी का सीन कर रहे हो? चेनशू ने मजाक करना बंद कर दिया और जिया बिंग के साथ दोनों फोटोज को देखा। सीतुआनन ने कहा, मेरी जांच के अनुसार मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये व्यक्ति इस समय अबैंडन फैक्ट्री में है। इसके अलावा मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, अंदर बहुत सारे बीस्ट टेमर्स हैं और ये बेहद खतरनाक है। चेनशू ने दोनों तस्वीरों को देखा। हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि बीस्ट टेमर्स होंगे, लेकिन अगर उनका सच में सामना हो गया तो ये परेशानी भरा लग रहा था। उसने जियाबिंग की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम जाने की हिम्मत रखती हो? जियाबिंग पूरी धार्मिकता से भरी हुई ने तुरंत जवाब दिया, इसमें डरने की क्या बात है? चेनशू मुस्कुराया, तो चलो चलते हैं। जब हम लोगों के लिए नुकसान मिटा रहे हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। न्याय की जीत होगी। जैसे ही चेनशू और जियाबिंग पोर्क स्टॉल से कुछ दूर गए, सीतुआनन ने एक गुलाबी फोन निकाला और किसी को कॉल करके बताया, चेनशू अबैंडन फैक्ट्री में चला गया है। अबैंडन फैक्ट्री में चेनशू और जियाबिंग को बिल्डिंग ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। ओल्ड वैंग की तस्वीर को अबैंडन फैक्ट्री की तस्वीर से मिलाकर चेनशू को काफी यकीन था कि वो सही जगह आए हैं। इसी समय उनके पास अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। चेनशू ने जल्दी से जियाबिंग को पास की झाड़ी में छिपने के लिए खींच लिया। अनजाने में उन दोनों की सांसें हल्की हो गईं। जो व्यक्ति अभी अभी प्रकट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड वैंग था। चेनशू ने बाहर झांका जब उस व्यक्ति का ध्यान नहीं था। ये सच में वही था। जियाबिंग ने जल्दी से चेनशू को नीचे धक्का दिया, धीरे से पूछते हुए, क्या प्लान है? क्या हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं? चेनशू ने कहा, चुपचाप इंतजार करो, अब एक प्रोफेशनल को इससे निपटने का समय है। जैसे ही उसने कहा, चेनशू ने सहजता से अपनी जेब से एक यूरिया फर्टिलाइजर का बैग निकाला। जियाबिंग ने बैग को देखा, एक जानी पहचानी भावना उस पर हावी हो गई। चेनशू की एक स्पेशलिटी थी, लोगों पर चुपके से हमला करना और उनके सर पर यूरिया फर्टिलाइजर के बैग डालना। उसकी हरकतें तेज और पंख जैसी हल्की थी, इतनी कि ओल्ड मैन को आने वाले खतरे का पता ही नहीं चला। जियाबिंग ने कहा, बिल्कुल सही समय, मैं आज तुम्हें पैसे वापस करने ही वाली थी। जब तुम यहां हो तो मैं अभी दे देती हूं। चेनशू ने कहा, कोई जल्दी नहीं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपना फोन बाहर निकाला और पूछा, तुम पैसे ट्रांसफर करोगी या कैश दोगी? जियाबिंग स्पीचलेस थी। उसने कहा, मैं ट्रांसफर करूंगी। मैंने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, बैंक ब्याज के साथ। वो होगा। इससे पहले कि वो पूरा कर पाती, उसने बीच में टोका, तुम्हें ब्याज गिनने की जरूरत नहीं है। जियाबिंग हैरान थी, तुम्हें ब्याज भी नहीं चाहिए? तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? लेकिन उसने जवाब दिया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इससे मुझे बेचैनी हो रही है। एक पल के बाद उसने उसे स्थिति समझाई। मेरे अनुमान के आधार पर ओल्ड वैंग शायद मुख्य साजिशकर्ता ना हो, कोई और है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। मुझे चिंता है कि और भी हाई लेवल बीस्ट टेमर्स हो सकते हैं और मैं अकेले उनसे नहीं निपट सकता। इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता था। जियाबिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, इसे एक मजेदार छोटा सा एडवेंचर मानने का फैसला करते हुए। वो जियातुनान के पास गया जो एक मांस का चाकू चला रहा था। जियातुनान ने अपने एप्रन की जेब से एक जोड़ा सनग्लासेस निकाला और उन्हें पहन लिया। उसने नाटकीय ढंग से पूछा, क्या तुम पैसे लाए हो? चेनशू ने जवाब दिया, हाँ लाया हूं, माल कहाँ है? मैं पहले उसे जांचना चाहता हूं। उसने उन्हें 2 कागज के टुकड़े दिए।
उन्हें इस तरह अभिनय करते देख जिया बिंग ने दिन दहाड़े हांगकांग मूवी का ड्रामा करने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने 2 फोटोज देखी। फोटोज में एक मास्क्ड और हुडेड व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था। जिया तुनान की जांच के माध्यम से ये पुष्टि हो सकती थी कि ये व्यक्ति वर्तमान में अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर था। इसके अलावा उसने चेंशू को याद दिलाया कि वहां बहुत सारे बीस्ट टेमर्स थे और ये बहुत खतरनाक था। हालांकि चेंशू ने अंदाजा लगाया था कि बीस्ट टेमर्स हैं। उसने एक शिया बिंग से पूछा कि क्या वो उसके साथ जाने की हिम्मत रखती है अगर उनका सच में सामना हो गया। उसने दृढ़ता से कहा कि वो नहीं डरती। चेंशू ने कठोर अभिनय करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने के लिए एक साथ जाएंगे और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो चले गए, शिए तुआनान ने किसी को कॉल किया, ये सूचित करते हुए कि चेंशू पहले ही अबैंडन्ड फैक्ट्री पहुंच चुका है। तस्वीर के अनुसार फैक्ट्री पहुंचने पर अंदर से कदमों की थप-थप की आवाज आती हुई लग रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, कोई बाहर आया। चेंशू और शिया बिंग जल्दी से झाड़ियों में छिप गए। तस्वीर में दिखा व्यक्ति प्रकट हुआ, आसपास देखते हुए एक प्लास्टिक बैग लेकर। चेंशू ने अपनी सांस रोक ली, ये देखकर कि ये ओल्ड वैंग है। शिया बिंग ने उससे पूछा कि वो क्या करने की योजना बना रहा है, क्या उसे अरेस्ट करना है। उसने उसे शांत रहने और इंतजार करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि अब एक प्रोफेशनल को इससे निपटने का समय है। चेंशू ने अपना सीमेंट का बैग निकाला, जो उसका गुप्त हथियार था, और चुपके से ओल्ड वैंग के पास पहुंचा। उसने बैग उठाया, ओल्ड वैंग के ऊपर दबाते हुए, जबकि वो अभी भी अनजान था और बड़बड़ा रहा था कि उसे थोड़े से पैसे के लिए लालच नहीं करना चाहिए था। एक पलक में उसके लिए दुनिया अंधेरी हो गई। चेंशू ने सीमेंट का बैग ओल्ड वैंग पर दे मारा। उसके बाद सिर पर एक शक्तिशाली लात मारी। वो तुरंत गिर पड़ा। चेंशू ने फिर उसे घसीट कर ले गया और जिया बिंग के सामने ही अपनी शर्ट उतार दी। उसे अपना चेहरा ढकना पड़ा, सोचते हुए कि वो एक पर्वत है। उलझन में चेंशू मुड़ा और उससे पूछा कि क्या उसे एहसास हुआ कि उसने गलत समझा है। उसने घबराहट में कहा, वो एक आदमी है। उसने भी अजीब तरह से कहा, वो एक आदमी है। उसने ओल्ड वैंग की शर्ट ली, समझाते हुए कि वो सिर्फ भेस बदलना चाहता था, घुल मिलकर स्थिति देखने के लिए। उसने पूछा कि वो क्या सोच रही थी। जिया बिंग समझ गई और कहा कि उसने कुछ नहीं किया और वो कुछ नहीं सोच रही थी। स्पीचलेस उसने अपना भेस बदलना जारी रखा। शर्ट पहनने के बाद उसने टोपी और मास्क पहन लिया। उसने उसे बताया कि वो पहले अंदर जाएगा और उसे काम करने से पहले उसके संकेत का इंतजार करना चाहिए। जिया बिंग ने उससे पूछा कि संकेत क्या था। उसने कहा, हालेलुया। अंदर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सदस्य इकट्ठा थे। ओल्ड वैंग को वापस देखकर वो बस अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने सुना है। ऐसा लगता था कि उसने उनकी जांच पास कर ली थी और चर्चा में भाग लेने के लिए सहमत हो गया था। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने ज़ेनलिंग ब्यूरो को सतर्क कर दिया था और चीजें आसान नहीं थीं। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब वो सिर्फ 1 लाख से 2 लाख के लिए दूसरे डायमेंशन में अपनी जान जोखिम में डालते थे। अब उनके पास 10 मिलियन होंगे, जो उनके लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डालने के लिए काफी था। इसके अलावा अब जब कोई टीम लीडर नहीं था, तो वो अब दूसरे डायमेंशन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो पता चला कि ये लोग कभी 20 स्कीमिंग टीम के सदस्य थे। चूंकि कोई नेता नहीं था, उन्होंने धोखाधड़ी शुरू कर दी। अब वो शहर भी नहीं छोड़ सकते थे। वो कुछ समय के लिए यांगजेन जाएंगे। इसलिए वो चेंशू की तरफ मुड़े, ये सोचते हुए कि उसके साथ कैसे निपटें। उनमें से एक ने तो उसे दफनाने का सुझाव दिया। चेंशू सच में बदकिस्मत था। उसने अभी-अभी भेस बदला था और उसे चुप कराए जाने वाला था। उसका सिस्टम पैनल विकल्प पेश करता रहा। हमेशा की तरह इन आदमियों का सामना करते हुए वो ठंडे पसीने से भीग गया था। दूसरा इनाम भी बुरा नहीं था, लेकिन तीसरा इनाम सबसे अच्छा है। मुझे एक और टोटल एनाहिलेशन स्किल मिलेगी। अगर मैं उनकी सहानुभूति पाने के लिए डरने का नाटक करूं, तो उसने वैसा ही करने का फैसला किया। उसने डर से अपने हाथ उठाए और उनसे कहा कि उसे ना मारें। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, कहते हुए कि वो इतना डर गया था कि उसकी आवाज बदल गई। सबसे बड़ा वाला आगे बढ़ा। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की कीमत होनी चाहिए।
उसने उनसे उसे ना मारने के लिए कहा, लेकिन उसका कारण क्या था? चन शू ने हकलाते हुए उनसे कहा कि लोगों को मारना असभ्य है। उसे इतना डरा हुआ देखकर कि वो इस तरह हकला रहा था, उन्हें और भी मजा आने लगा। बड़े वाले ने जियाओ टिये नाम के एक को पहले जाने के लिए कहा, उसे उसकी योग्यता की कमी दिखाने के लिए। वो डर से कांपा और भाग गया। बिल्कुल, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। जब वो भाग रहा था, एक विशाल स्टैग बीटल ने पीछे से उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे सलाह दी, क्यों परेशान होना? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चुपचाप मौत को स्वीकार कर लो? चन शू को अपने पिछले चुनाव का इनाम मिला। अब वो डर नहीं रहा था। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और कहा, तुम्हारा बीटल आर्मर सच में बड़ा है, लेकिन मेरा उससे भी बड़ा है। सुओलाम विशाल रूप में प्रकट हुआ, याओ टिये को कुचलते हुए। दूसरे घबरा गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सुओलाम ने टोटल अनाइलेशन एक्टिवेट किया, लेकिन वो फिर भी बच निकलने में कामयाब रहे। कितने अफसोस की बात है, उसने अपना मास्क उतारा। उन्होंने देखा कि वो ओल्ड वैंग नहीं था। एक लेवल 6 बीस्ट टेमर उनसे लड़ने की हिम्मत कर रहा था। उन्होंने उस पर एक साथ हमला करने का फैसला किया। उन्होंने जिन स्पिरिट बीट्स को बुलाया, वो भयंकर लग रहे थे। उसने देखा कि ये ठीक नहीं है। ये एक अग्नि तत्व का स्पिरिट था। वो अकेले उनसे नहीं लड़ सकता था। उसने स्लिम को सोने का आदेश दिया। स्लिम का शरीर विशाल हो गया, उसकी रक्षा क्षमता बढ़ गई। वो जानते थे कि वो उसके पार नहीं जा सकते। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए स्लिम से कहा, चलो यहां से निकलते हैं। एक पक्षी उसका रास्ता रोकने के लिए ऊपर उड़ा, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। भागते समय उसने एक कोडेड संकट का संकेत भी भेजा। उसने इसके बारे में पहले जियाबिंग से चर्चा की थी। उसका आइस वुल्फ समय पर उसे बचाने के लिए पहुंच गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई साथी होगा। जियाबिंग ने पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि वो ठीक है। उसने उसे पक्षी से निपटने के लिए कहा और वो दूसरे आदमी को संभालेगा। दूसरा आदमी डर से उसे और पास ना आने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही एक विकृत उत्सुकता से भरा हुआ था। उसने एक सीमेंट का बैग निकाला और उसके ऊपर फेंक दिया। वो पागल की तरह हंसा। उसने उसे सुई से चुभने की हिम्मत भी की। इस बार वो उसे ऐसी हालत में पहुंचाएगा कि वो मौत की भीख मांगे। इस प्रकार उसे कैद कर लिया गया। अगले दो जो दूसरी तरफ छिपे हुए थे, वो दोनों चिंतित थे। इतना समय हो गया था और मोटा आदमी सॉन्ग मैप अंदर नहीं आया था। उन्होंने सोचा कि उसके साथ कुछ हो गया है। उन्होंने ये भी सोचा कि उससे निपटना आसान है, लेकिन क्या होगा अगर उन्हें स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो ने भेजा हो? चाहे जो भी हो, उन्होंने पहले भागने का फैसला किया। उन्होंने पिछला दरवाजा ढूंढ लिया और उसके जरिए जल्दी से भागने की योजना बनाई। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने भेड़िए को देखा। बिंग ने पहले ही उनका रास्ता रोक लिया था। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक लेवल 6 का कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट था। उन्होंने अपने स्पिरिट को भेड़िए पर हमला करने का आदेश दिया। अग्नि तत्व के स्पिरिट्स ने भेड़िए को आग के घेरे से घेर लिया। उसी समय एक जंगली सुअर भी उनके ठीक सामने प्रकट हुआ। उसने सीधे बिंगलांग पर हमला किया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। छा बिंगबिंग बिंगलांग के लिए चिंतित थी। वो चेन शू की तरफ मुड़ी, जैसे उसके इरादे पूछ रही हो। चेन शू ने उसे कहा कि वो फिलहाल उन्हें रोकने में उसकी मदद करे। उसके पास बिंगलांग को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उन्हें थोड़ा पीछे धकेल दिया, लेकिन वो अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी। इस समय चेन शू ने स्लिम को अपना हमला मोड एक्टिवेट करने का आदेश दिया। स्लिम ने उन स्पिरिट बीस्ट्स को बुरी तरह से दबा लिया। ये देखकर कि चेन शू सिर्फ एक लेवल 6 बीस्ट टेमर है, उन्होंने सोचा कि वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने अपने बर्सक स्किल्स एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसके सुअर ने फंकारा जैसे हमला करने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन 1 मिनट के बाद उसने अभी तक एक्टिवेट करना खत्म नहीं किया था, क्योंकि स्लिम ने उसे कसकर रोक रखा था। 5 मिनट बाद वही हाल था। इससे वो रोने लगा। दूसरे दोनों पीले पड़ गए। चेनशू ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें स्थिति पर शर्म नहीं आ रही है। उसने उनसे संघर्ष बंद करने और बस अपनी किस्मत स्वीकार करने के लिए कहा। फिर उसने 2 यूरिन बैग्स निकाले और उन्हें दोनों आदमियों पर ठोंस दिया। ये दृश्य देखकर जिया बिंग डर के मारे चुप हो गई।
बाकी दो को बांधने के बाद उसने ऑफिसर वैंग को कॉल किया और उसे वेस्ट बाउंड जल्दी आने को कहा। उसने कहा कि उसने धोखेबाजों को पकड़ लिया है और उन्हें स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो को सौंप देगा। इसके साथ मामला सुलझा हुआ माना गया और आखिरकार उस पर से इल्जाम हट गया। दोनों अदालत से बाहर निकले और चेन शू की टैक्सी आ चुकी थी। उसने कहा कि वो बीस टेमर एसोसिएशन जा रहा है और पूछा कि क्या वो साथ आना चाहती है। शिया बिंग ने कहा कि वो रात के खाने के लिए घर जा रही है। वो कार में बैठा, उसे अलविदा कहा और कहा कि स्कूल टर्म शुरू होने के बाद मिलेंगे। कार बीस टेमर एसोसिएशन पहुंच गई। वो मुस्कुराया, इस बात से खुश कि उसने न सिर्फ धोखेबाजों से सफलतापूर्वक निपट लिया था, बल्कि 1 लाख युआन का इनाम भी जीता था। ये शानदार था। चेन शू ने एक बिना शर्ट के पिंक एप्रन पहने हुए व्यक्ति की पीठ को देखा। क्या वो शिये तुआन नहीं था? आदमी मुड़ा और उसका चेहरा देखकर चेन शू चौंक गया। उसने शिये तुआन को पकड़ा और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। क्या उसका पॉक का बिजनेस 20 टेमर एसोसिएशन तक फैल गया था? शिये तुआनन ने जोर से घोषणा की कि वो यहाँ मिशंस देखने आया है। चेन शू हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो एक 20 टेमर होगा। शिये तुआनन ने गुस्से से पूछा कि क्या चेन शू को इससे कोई समस्या है? एक 20 टेमर के रूप में उसका पोर्क बेचना बिल्कुल जायज था। घबराहट में चेन शू जल्दी से सहमत हो गया कि यह बिल्कुल जायज था। शिये तुआनन ने उसे अपना काम करने के लिए याद दिलाया और चेन शू ने धन्यवाद में सिर हिलाया। चेन शू ने खुशी से स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो द्वारा दिया गया सबूत पेश किया। सबूत वैंकुन द्वारा सत्यापित किया गया था। स्टाफ सदस्य ने उसे एक पल इंतजार करने के लिए कहा। एक पल बाद स्टाफ सदस्य ने पुष्टि की कि नकली दवा बेचने वाले के बारे में उसका जांच मिशन पूरा हो गया है। 1 लाख युआन का इनाम स्वतः उसके कार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसने खुशी से अपने हाथ रगड़े और उनका धन्यवाद किया। शिये तुआनन ये सुनकर चौंक गया। 1 लाख युआन का मिशन! उसने चिल्लाकर कहा कि चेन शू बिचौलिया होने के नाते बहुत चालाक है और उसे इनाम का कुछ हिस्सा बांटना चाहिए। चेन शू का चेहरा पीला पड़ गया। वो भूल गया था कि चेन शू अभी भी वही है। उसने जोर से बहस की, पूछते हुए कि शिये तुआन उसे चालाक होने का आरोप कैसे लगा सकता है। क्या उसे पता था कि चेन शू ने क्या झेला है? 5 अपराधी। क्या उसे पता था कि उसका दिन कैसा गुजरा है? वही था जिसने 5 अपराधियों के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डाली थी। कुल 1 लाख युआन के इनाम में से शिये तुआन ने पहले ही अपनी जानकारी के लिए 50,000 ले लिए थे। उसने मांग की कि शिये तुआन कम से कम 10,000 वापस करे। चेन शू के अतिरंजित अभिनय को देखकर शिये तुआन ने एक सहानुभूति वाला चेहरा बनाया। उसने चेन शू से इसे बंद करने के लिए कहा। उसकी जानकारी के बिना क्या चेन शू उन्हें पकड़ सकता था? चेन शू ने समझौता किया और उसे थोड़े और पैसे देने पर सहमत हो गया। आखिरकार वो भाई थे। उसने फिर अपने अच्छे भाई के कंधे पर थपकी दी, कहा कि देर हो रही है और जल्दी से निकल गया। उसके दौड़ने की गति काफी प्रभावशाली थी। जब शिये तुआन को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, तो वो निराशा में चिल्लाया। चेन शू खुशी से चला गया, गर्व से खुद को भागने में सबसे अच्छा घोषित करते हुए। उसने रिफाइन की हुई दवा बेचने का एक स्टॉल खोला, एक प्रमुख साइन बोर्ड लगाते हुए जिसमें लिखा था कि यह स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो द्वारा जांचा गया है। विश्वसनीयता के लिए एक तस्वीर भी जोड़ी। अगले 10 दिनों में स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो के समर्थन के कारण चेन शू की दवा ब्लैक मार्केट पर अद्भुत रूप से तेजी से बिक गई। उसने खुशी से अपने पैसे गिने। वो 20 टेमर के मुख्य हॉल में गया और उनके पास जितने भी कॉन्टिनेंटल फ्लावर्स थे उन सब को खरीदने का अनुरोध किया। इसलिए बहुत जल्दी चेन शू जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास औषधीय सामग्री नहीं थी उन्हें खरीदने लगा और उसने बहुत सारे कॉन्टिनेंटल फ्लावर्स खरीदे। दवा को रिफाइन करने और बेचने के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हुए चेन शू ने 3 मिलियन शिया करेंसी कमाई। लेकिन उसकी कॉन्टिनेंटल फ्लावर्स की खरीद ने बहुत सारा ध्यान आकर्षित किया। जिया स्टार फार्मास्यूटिकल कंपनी में रात में भी कंपनी के लोग अभी भी एक मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि इस महीने की कॉन्टिनेंटल मेडिसिन की बिक्री 70% गिर गई है। उन्हें जांच के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। जिया स्टार फार्मास्यूटिकल का मालिक देखना चाहता था कि आखिर कौन उनके लाभदायक व्यवसाय में कटौती कर रहा है। इस बीच अपने कमरे में चेन शू अभी भी दवा रिफाइन कर रहा था। सू ई उसके पास गहरी नींद में सो रही थी।
अचानक चेंशू के फोन पर नोटिफिकेशन आया। दा ली ने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि लोन वुल्फ उसके साथ मैच मेकिंग करना चाहता है। चेंशू समझ नहीं पाया कि उसका दोस्त क्या कर रहा है। दा ली ने एक और संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि वो स्वीकार करने के लायक नहीं है। चेंशू ने उसे कॉल किया, इस बात से चिढ़कर कि उसके फोन में इतनी चीजी रिंगटोन भी थी। जैसे ही दाली ने आंसर दिया, चेंशू चिल्लाया, पूछते हुए कि वो क्या कर रहा है, जिससे उसे फोन अपने कान से दूर करना पड़ा। दाली ने कहा कि उसने गलती से लैनिया के साथ मैच पर क्लिक कर दिया था। फिर उसने चेंशू से कहा कि वो डिटेल्स पर ध्यान ना दे, वो कल राजधानी जा रहा है, और पूछा कि क्या चेंशू साथ चलकर सिस्टर फैंग से मिलना चाहेगा। सिस्टम विकल्पों के साथ प्रकट हुआ। ये कुछ ऐसा था जिसकी चेंशू ने उम्मीद नहीं की। उसने हाल ही में बहुत पैसे कमाए थे, मौज मस्ती के लिए बाहर जाना अच्छा लग रहा था। उसने जाने का फैसला किया। दाली ने कहा कि कल के लिए उसके पास वैसे भी कोई प्लान नहीं है। दाली ने खुशी से उसे याद दिलाया कि वो कोई पैसे नहीं ला रहा है और चेंशू से अपने खर्चों का ध्यान रखने को कहा। चेंशू गुस्से में था, तो इस बच्चे का असली मकसद ये था। दाली ने जल्दी से पहले ही फोन काट दिया। चेंशू ने सोचा कि दाली एक असली धोखेबाज है, लेकिन उसने फिर भी खुशी से अपना सामान पैक किया, अगली सुबह की यात्रा के लिए तैयारी करते हुए। ट्रेन में दाली ने उससे पूछा कि उसने प्लेन का टिकट क्यों बुक नहीं किया। चेंशू ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि आजकल के लोग बहुत जल्दबाजी में हैं और जीवन की तेज गति ने उन्हें खुद से दूर कर दिया है। उन्हें धीमा होना सीखना चाहिए। दाली समझना नहीं चाहता था और उसे साफ साफ बोलने को कहा। चेंशू ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि प्लेन के टिकट बहुत महंगे थे। ना ने अपना हाथ दाली के कंधे पर रखा और कहा कि ट्रेन लेना इतना बुरा नहीं है। क्या वो लगभग पहुंच नहीं गए थे? उनके लिए लगभग पहुंच गए का मतलब और 8 घंटे थे जब ट्रेन ने शहर में अपने आगमन की घोषणा की। अचानक पीछे से चोर की आवाज आई। विकल्प तुरंत प्रकट हो गए। बाग छीनने वाले को देखकर चेंशू ने तुरंत अपने पास तैयार रखा एक सीमेंट का बैग निकाला। दाली ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा कि वो लोगों को इस बुराई से मुक्त करने जा रहा है। चेंशू के बैग के अंदर दाली ने एक फ्राइंग पैन भी देखा। चेंशू ने सीमेंट का बैग चोर पर फेंका, फिर उसने चोर को विशाल फ्राइंग पैन से मारा। दोनों दोस्तों ने हाई फाइव किया। जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो चोर को ले गई। जिस लड़की का बैग चोरी हुआ था वो उन दोनों के सामने खड़ी थी, शर्म से लाल होकर और सिर झुकाकर धन्यवाद कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वो होंगे। ऐसा लगता था कि वो उन्हें जानती थी। चेंशू ने अपने होंठ सिकोड़े और फिर उन्हें कुछ बार चटकाया। उसने कहा कि हालांकि उसका आकर्षण सांस रोक देने वाला है, कृपया बातचीत शुरू करने के लिए इस पुराने तरीके का इस्तेमाल ना करें। वांग चिंगहान गुस्से में थी। दाली ने चेंशू को पीछे खींच लिया और उसे बताया कि वो सोदखोर है। चेंशू को अभी भी कुछ याद नहीं था। दाली उससे परेशान लग रहा था। उसने समझाया कि ये वही थी जो उनके पास आई थी और अपना चेहरा ढककर कह रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। उसे आखिरकार वो याद आ गई। वांग चिंगहान हैरान थी कि उसने उसे नहीं पहचाना। उसने उससे कहा कि उसने पहले ही कह दिया था कि उसने उसे नहीं देखा, और अगर उसने उसे नहीं देखा तो उसने उसे नहीं देखा। वांग चिंगहान ने नाक से कोड़ी। किस्मत से उन लंबे लोगों के कारण वो सब उस समय सीधे चले गए। उसने खाली नजर से देखा, कहते हुए कि कर्ज चुकाना ही पड़ता है, ये तो एक आम बात है। वो मुड़ी और दोनों से पूछा कि क्या वो राजधानी जा रहे हैं। दाली ने हंसकर कहा कि वो ज़ूलिंग यूनिवर्सिटी के लिए प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उन्हें इतनी अच्छी तरह से तैयार देखा। चेंशू ने फिर पूछा कि क्या वो अपने कर्ज से बचने के लिए राजधानी जा रही है। वांग चिंगहन ने शर्मिंदा होकर कहा कि उसके कर्ज पहले ही चुका दिए गए हैं। उसने कहा कि वो वहां सिर्फ घूमने के लिए आई है। दाली ने जल्दी से चेंशू का मुंह बंद कर दिया, इससे पहले कि वो कुछ और अजीब पूछ पाता। उसने उसे चेंशू को नजरअंदाज करने के लिए कहा, कहते हुए कि वो बकवास कर रहा है, और इस तरह उन्होंने राजधानी के दक्षिण स्टेशन तक ट्रेन में एक साथ बातचीत की। उन्होंने उसे अलविदा कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें आज उससे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद है कि अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। जब वो चल रहे थे, किसी ने उनसे अपने पैरों को देखने के लिए कहा।
दोनों ने आसपास देखा, सोच रहे थे कि पैर कहाँ हैं। फांग सी उनके पीछे प्रकट हुईं। उसने चेन शू को लात मारी जिससे वो गिर गया। फिर उसने उसके सर पर जोर से मारा। वो गुस्से से मुड़ा और जोर से गालियां देने लगा। ये देखकर फांग सी ने उसका सर फिर से दबाया। चेन शू ने अपना सर पकड़ा और विनती की, कहते हुए कि ये काफी है, लेकिन उसे अभी भी मारा जा रहा था। उसने मदद के लिए दाली को पुकारा। उसने आंसू भरी आंखों से उससे माफी मांगी, कहते हुए कि वो गलत था। फांग सी ने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो गलत था। दाली ने कहा कि वो अब बहुत अहंकारी हो गया है और उसका अनुशासन जायज था। चेन शू ने दाली को गद्दार कहा। गुस्से में उसने उसके पिछवाड़े पर लात मारी। दाली ने मदद के लिए फांग सी को पुकारा। फांग सी ने अपना मुंह ढककर हंसते हुए उन्हें शांत रहने के लिए कहा। उसने उन्हें एक रात के बाजार के स्टॉल पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। फांग सी ने कहा कि उसने सुना है कि वो एक बीस टेमर बन गया है और नानजांग हाई स्कूल के स्पेशल क्लास में भी दाखिला ले लिया है। चेन शू ने हंसकर कहा, कोई और रास्ता नहीं था, उसकी प्रतिभा छुपाई नहीं जा सकती थी। फांग सी ने उसे शेखी मारना बंद करने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या उसे उसके सामने प्रतिभा के बारे में बात करने में शर्म नहीं आ रही है। अगर वो इतना काबिल है तो उसे हुआक्शा एकेडमी के लिए कोशिश करनी चाहिए। चेन शू ने गर्व से घोषणा की कि वो हुआक्शा एकेडमी में दाखिला लेगा। दाली ने उसके कंधे पर थपकी दी, कहते हुए कि वो अच्छा कर रहा है और उसकी महत्वाकांक्षा महान है। वो राजधानी में उसका इंतजार करेंगे। चेन शू ने फांग सी से पूछा कि क्या उसे दूसरे डायमेंशन में कोई मिशन नहीं मिला है। उसने सिर हिलाया, कहते हुए कि वो अभी 2 दिन पहले ही एक 3 स्टार ब्लैक आयन लॉर्ड जीव को मारकर वापस आई है। चेन शू हैरान रह गया। वो इतनी आसानी से कैसे कह सकती थी? उस समय वो लगभग एक 1 स्टार ब्लैक आयन लॉर्ड फ्रॉस्ट रैबिट से मारे गए थे। ब्लैक आयन के ऊपर रैंक्स 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार में विभाजित हैं, जिसमें 3 स्टार सबसे ऊंचा है। जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आप सिल्वर रैंक में प्रवेश कर सकते हैं। वो सूच में डूबा हुआ था जब अचानक बाहर से एक आवाज आई। किसी ने पूछा कि क्या ये प्रसिद्ध फैंग सी है। बोलने वाला एक शराबी आदमी था जिसका नाम बाई युआन था। उसके 2 साथी लिू जी और वांग छी थे। बाई युआन ने तंज कसा, कहते हुए कि ये पहली बार है जब उसने उसे आदमियों के साथ खाते हुए देखा है, और वो भी 2। फैंग सी ने उस पर एक नजर डाली, नाखुश। वांग छी जल्दी से आगे बढ़ा, अपने हाथ हिलाते हुए और उसे बताते हुए कि ये एक गलत फहमी है, उनका बॉस शराब पिए हुए हैं। दूसरे आदमी ने जल्दी से बाई युआन का मुंह ढक दिया। बाई युआन बिना डरे ने कहा कि वो उससे नहीं डरता, उसके 20 टेमिंग टीम के सदस्य वहां नहीं थे। फैंग सी ने उसे नजरअंदाज किया और उन्हें जाने के लिए कहा। बाई युआन हिम्मत पकड़कर उसके चेहरे की तरफ इशारा किया और उसका मजाक उड़ाया कि वो कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती है। वांग छी ने फैंग सी को अलविदा कहा और वो तीनों चले गए। फैंग सी ने चेन शू को आंख मारी। चेन शू ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने उसे एक सीमेंट का बैग दिया। फांग सी बाई युआन के पीछे एक प्लेटफॉर्म पर कूद गई। शराबी आदमी अभी भी उसके बारे में बड़बड़ा रहा था। फांग सी ने सफलतापूर्वक बैग उस पर गिरा दिया, उसे लगातार मुक्के मारते हुए। उसके 2 दोस्त हैरान उससे कुछ कहने ही वाले थे। फांग सी मुड़ी और पूछा कि क्या वो उसकी मदद करने का इरादा रखते हैं, लेकिन दोनों चुप रहे। उनकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं, हिल नहीं रहे थे। बाई युआन गुस्से में ने सीमेंट का बैग फाड़ दिया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने अपना जानवर एक सांप बुलाया, उसे डराने के लिए, लेकिन क्या उसने सच में सोचा था कि वो उसे डराकर मार सकता है? फैंग सी ने स्कारलेट फ्लेम ड्रैगन को बुलाया, एक सच में क्रूर आग का ड्रैगन। सांप जल्दी ही ड्रैगन द्वारा पकड़ लिया गया, काटा गया और उसके पंजों से फंस गया। ड्रैगन ने बेचारे सांप को झंझोड़ भी दिया। सांप फिर बेहोश हो गया, खेलने से थककर। फैंग सी ने बाई युआन के चेहरे पर पैर रखा, उसे कचरा कहते हुए। दूसरे दोनों की आंखें फैल गईं। फैंग सी उनकी तरफ वापस मुड़ी और उन्हें जाने के लिए कहा। जाने से पहले दोनों ने बाई युआन को गाली दी। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।